मित्रों, 10 अक्टूबर को यूपीएससी ने प्रीलिम परीक्षा ली थी और उसकी आंसर की में साइंस की आंसर की मैंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की है munal.org। जानने लायक चीज़ें क्या हैं? देखिए, पिछले 3 सालों से ये साइंस टेक्नोलॉजी में से 11 MCQ आ रहे हैं आउट ऑफ 100 MCQs। अब इसमें कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2020 और 21 में फ़र्क क्या है, उसकी लंबी चौड़ी एनालिसिस मैंने दी है। कुल मिलाकर बात यह है, पिछले साल जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था वो सब इस बार नहीं आया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसरो में से कुछ भी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगले साल भी ऐसा ही होगा। भाई, यूपीएससी इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल लाइक दैट। और दूसरा, नॉन आईएएस एग्जाम में तो इसरो के ये जो भी सैटेलाइट लॉन्च है वो सब आपने रट के जाना है, तो वो सब पढ़ाई करनी है। कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि ये जो सब चीज़ें हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को परेशान करती हैं। तो क्या मैं इससे सहमत हूँ? कुछ हद तक ये बात सही है। ये ऐसी चीज़ है कि जो साइंस के प्रश्न इस बार पूछे गए, थियरी वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था, जिसके चलते जो 11-12 की साइंस पढ़ी हो जिसने, या वो आईआईटी या नीट एग्ज़ाम के लिए थोड़ा और उसने बायोलॉजी का अध्ययन किया हो, तो हो सकता है कुछ प्रश्नों में एटलीस्ट 50-50 एलिमिनेशन टेक्निक में उसे मदद मिले। तो मतलब इसका सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? जितने भी नॉन साइंस वाले हैं उन्होंने परीक्षा देना छोड़ देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको परेशान करेगा। आप बैंक की परीक्षा देने जाओ तो उधर मैथ्स वाले परेशान करेंगे। आप स्टेट सर्विस में जाओ तो उधर मतलब करप्शन करने वाले परेशान करेंगे। तो आपने अगर सोचा है कि मुझे परीक्षा देनी है, देन यू हैव टू प्रिपेयर इट। साइंस, नॉन साइंस, इंग्लिश मीडियम, नॉन इंग्लिश मीडियम, व्हाटएवर आपके पास जो है किताबें, उसमें विश्वास रख के पढ़ाई करते जाइए। नया इसमें क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर पे थोड़ा ध्यान रखिए। एनसीईआरटी क्लास 11-12 पढ़िए, खासकर। चलिए, फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं आपको डूब रहा है तो एटलीस्ट बायोलॉजी वाला पढ़िए, क्योंकि जो एनवायरनमेंट, फ्लोरा, फोना में इस बार प्रश्न पूछे गए, कुछ आपको मदद मिल जाती उसमें से। अदर देन दैट, इंटरनेट पे जो आतंक मचा है कुछ गैस मास्टर्स ने। गैस मास्टर क्या बोलते हैं वो आपको पता है, उनके 6 नियम है। पहला नियम ये है कि एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग। तो जहाँ पर भी एमसीक्यू में लिखा हो ऑलवेज, नेवर, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग टिक कर दो। तो ऐसा उनका मेरे ख्याल से छठा नियम ये है कि अगर साइंस टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू में आपको जवाब नहीं आता है तो सिंपली आंख बंद करके डी ऑप्शन टिक कर दो एंड यू विल गेट करेक्ट आंसर। अब वैसे ऐसी सब टेक्निक वो पहले थोड़ी मदद करती थी, जैसे 2020 में अगर आप आंख बंद करके सभी साइंस क्वेश्चन में डी ऑप्शन टिक करो तो आपके 11 मार्क्स ऐसे ही हो जाए विदाउट स्टडिंग एनीथिंग। लेकिन अब यूपीएससी एग्जामिनर भी मतलब उसे भी ये सब ज्ञान हो गया है कि जनता को ये पता चल गया, तो चिल्ला चिल्ला के जो स्कीम बता दी इन लोगों ने, सो नाउ द स्कीम इज़ नॉट वर्किंग ग्रेटली। अगर 2021 में आप सभी प्रश्नों में, साइंस प्रश्नों में डी ऑप्शन टिक करोगे तो आपके असल में मार्क गेन उतना ज़्यादा नहीं है। स्पोर्ट्स में क्या है? स्पोर्ट्स में इस बार प्रश्न पूछे गए वो जब लॉरस स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में और फिर ये समर ओलंपिक के बारे में। अब ये ऐसी चीज़ है, हिट और मिस केस, इतना टफ पूछ लिया कि इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि हर एक आदमी इतना पढ़ के गया हो। तो मतलब उसकी व्हाट इज़ द सीक्रेट स्ट्रेटेजी और वे फॉरवर्ड, तो हाँ थोड़ा बहुत नज़र रखना चाहिए, पर विदाउट एक्सेसिव डिवोशन ऑफ टाइम और एनर्जी इनटू ऑल दिस, कि ऐसा ही पूछेंगे और ऐसा पूछेंगे तो मैं उसको सॉल्व भी कर पाऊँगा। साइंस की आंसर की मैंने रखी है। अब उसमें आप पाएंगे कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की खुद की आंसर की एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही है। जैसे प्रेशर कुकर वाला जवाब देख लो, हेरिडिटेरी डिसीज़ वाला जवाब देख लो, सिंथेटिक मीडियम वाले जवाब देख लो, वगैरह वगैरह। तो वो है। अब तो मुझे अपनी आंसर की मैं कुछ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इस संभावना का स्वीकार करता हूँ कि जो मैंने बनाए उसमें से कुछ जवाब गलत भी होंगे आंसर की में। अब वो तो यूपीएससी खुद की ऑफिशियल आंसर की डाले तब देखेंगे। इस पर आधा पौना घंटा और स्टडी करके और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर निकाल तो सकते हैं, पर उसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो आप सबको भी मेरा सजेशन है, ये सब ऑनलाइन कमेंट में इधर उधर डिबेट मारने का कोई मतलब नहीं। पढ़ाई करो आगे, जो भी मेंस की या दूसरी नॉन आईएएस एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं। खैर, तो वो सब है, आराम से उसको स्टडी कीजिए और उसमें से कुछ निकालिए। अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि 19 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। काम की चीज़ें खैर कम ही है आज तो। प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अलग अलग विभागों के सेक्रेटरी, सचिव यानी आईएएस ऑफिसर के साथ मीटिंग कर कुल 60 पॉइंट्स का एक्शन प्लान बनाया है।
कि पर्यावरण की सब मंजूरी के लिए एक सिंगल एनवायरनमेंट एक्ट बन जाए, बर्थ सर्टिफिकेट में सिटीजनशिप यानी नागरिकता का भी जिक्र हो ताकि भविष्य में सब उसकी मदद आए, ये जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट और ये सब धमाल चल रही है। जो भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते होते हैं उसमें कितनी नौकरियां खड़ी होंगी या नौकरी वालों के लिए ईपीएफओ वगैरह के क्या नियम होंगे, जो भारत के वर्कर उधर जा रहे हैं उधर ईपीएफओ में पैसा जमा किया भारत में वापस मिलेगा कि नहीं, एंड सो मैनी थिंग्स, सोशल सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी वगैरह, उसमें और कुछ एडवांस लेवल की बातें होंगी। नेबरहुड फर्स्ट के नाम पे अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर हों, एनसीसी कैडेट्स को बॉर्डर एरिया में मतलब वो चीज़ को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, स्पोर्ट्स को खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए ओडिशा मॉडल को अपनाया जाए वगैरह। अब ये सब चीज़ को अभी पढ़ना है क्या? नहीं, पहले आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा होने दो, उस पर फिर और बहुत सारे डिबेट्स और कॉलम चलेंगे। गवर्नमेंट अपनी स्कीम अनाउंस करेगी, अनाउंस करने के बाद वो तो एक लाइन में अनाउंस करेंगी, फिर 1 महीने बाद और उसके सेलिएंट फीचर अनाउंस करेंगे। ये तो मतलब पूरा साल चलते जाएगा, तब आराम से पढ़ेंगे। अभी से इसमें और घुसने की कोई फ़ायदा नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वो देते हैं इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग या लाइसेंस, उससे क्या फ़ायदा? सपोज़ वो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइज़र की वैक्सीन को कहे कि ये इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव है, तो उसके 2 फ़ायदे। भारत का आदमी वो इंजेक्शन लगा के जाए तो दूसरे देश में जो कंपलसरी होगा कि इमिग्रेंट्स मस्ट बी वैक्सीनेटेड, तो उसकी वो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। और ये WHO और दूसरे संगठनों ने मिलकर कोवैक्स नेटवर्क बनाए जो वैक्सीन खरीद के गरीब देशों को मुहैया कराते हैं। तो आपको ये लाइसेंस मिल गया आपकी कंपनी को, फाइज़र को, बायोटेक को, तो उसमें आपकी वैक्सीन बेची जा सकती है। तो वो मुद्दे चल रहे हैं। अब इसमें बिजनेस जनरल नॉलेज से ज़्यादा काम की चीज़ ये है कि इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग कौन देता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, ऐसा सब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं तो पेज 1 पर और भी चीज़ें आप पाएंगे कि वो जम्मू कश्मीर में माइग्रेंट वर्कर्स की हत्या आतंकवादी कर रहे हैं वगैरह, चिंता का विषय। लेकिन अभी उसे और डेवलप, मतलब कि सरकार सख्त कदम उठाए, कुछ क्या क्या काम हुए, ऐसी कुछ बड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाएगा इंडियन एक्सप्रेस, तब हम परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से उसे आराम से देखेंगे। पेज 2 पे पढ़े प्रसार भारती। प्रसार भारती क्या है? वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो उनके पास सोचिए बहुत सारे वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ्स होंगे, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हो रहा हो, या पाकिस्तान ने 1971 में भारत को सरेंडर किया उसके फ़ोटोग्राफ और वीडियो क्लिप्स हों। तो आप जानते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एसेट्स, सरकार के पास जो रोड हैं, सरकारी कंपनियों के पास ये जो टावर, स्टेडियम, लैंड है, वो सबको बेचा जाए, किराए पे दिया जाए और उसमें से सरकार को पैसा मिले, जिससे वेलफेयर स्कीम चलें, क्योंकि कोरोना में टैक्स में तो कलेक्शन अच्छा हो नहीं रहा है वगैरह वगैरह। तो इसी सब दौड़ में प्रसार भारती ने भी सोचा है कि उसके पास जो ऐतिहासिक मूल्य के फ़ोटोग्राफ, वीडियो हैं, वो सब निजी चैनल और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार को वो बेच देंगे ऐसे सब वीडियो फ़ोटो। तो ये तो मतलब अच्छी बात है, इससे तो सरकार को पैसा मिले, गरीबों का कल्याण हो। बट देयर इज़ सम क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के फोटोग्राफ्स या वीडियो, दैट इज़ हिस्टोरिक ट्रेजर, ये तो अपनी ऐतिहासिक धरोहर है। तो मतलब पैसा चाहिए आपको तो कुछ भी सरकारी चीज़ को बेच देंगे, ऐसा क्रिटिसिज्म चल रहा है। और दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर चैनल को आप ऐसी सब वीडियो क्लिपिंग बेचेंगे तो उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के विकृत रूप से जो इतिहास दिखाना हो, या जो मैनिपुलेशन करना हो, या जो उसमें से जो गंदे बनाने हो, दे में डू दैट। ये सब जो चलती है वेब सीरीज़ के नाम पे, या फिर कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी कुछ चैनल्स वो धार्मिक वैमनस्य पैदा करने के लिए सिलेक्टिव क्लिपिंग दिखाई जाए बड़े नेताओं की, कि देखो हिंदुओं के बारे में या मुसलमानों के बारे में क्या बोल रहे थे। तो ये सब सोचने लिखने के मुद्दे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, सेक्युलरिज्म से लेके पॉलिटिकल नैरेटिव एंड रीराइटिंग द हिस्ट्री एक्सेट्रा। आगे पेज 3 पे कुछ नहीं, पेज 4 पे चले, एथिक्स के लिए केस स्टडी। केस स्टडी में ऐसा है कि बड़ौदा की जिला अदालत में एक व्यक्ति ने खुद को जलाने की कोशिश की, वैसे वो बच गया, लेकिन उसने कारण ये बताया क्यों आग लगाई थी आपने खुद को, कि मेरा भाई काफ़ी टाइम से जेल में है, लेकिन कोई वकील मुझे ठीक से कुछ जवाब नहीं दे रहा है कि मामला क्या है, आगे क्या करना है। वो मुझे बोले सीधा तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी बेल कराओ। तो यानी एक तरफ आर्यन खान की ज़मानत के लिए वकीलों की फ़ौज खड़ी है, और गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं, कोई ठीक से वकील जवाब भी नहीं देता। शायद वकील ये सोचते हैं ये तो गरीब है, मेरे को क्या फीस देगा, तो फाइल ऊपर ऊपर से नहीं तुम तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ।
सो नाउ द क्वेश्चन, केस स्टडी या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस आदमी के पड़ोसी होते तो आप उसे क्या सलाह देते। तो क्या सलाह देते सोचना। वो नालसा और सालसा ऐसी संगठन है, टेली लॉ ऐसी कुछ हेल्पलाइन नंबर या ऐप बनाई है सरकार ने, और इसके अलावा कि कानून एक समान है और आपको न्याय मिलेगा वगैरह वगैरह। हाँ तो सोचो, वैसे दम कुछ नहीं है, बट व्हेन यू हैव टू राइट दिस, मैं कहूँ इसको लिखो तुम 250 वर्ड्स में, तो क्या आप लिख सकते हैं? आपके पास इतनी लैंग्वेज वोकेबुलरी है, वो आपने सोचना है। आगे बढ़ते हैं पेज 5। उसमें भी ये रिलीजियस गुरुज, उसमें वो डेरा सच्चा सौदा के जो गुरु थे गुरमीत राम रहीम, उसको आजीवन कारावास हुई। पहले भी रेप केस में कुछ सज़ा हो चुकी है। वैसे ये खुद में टॉपिक नहीं है, बट द रिलीजियस और उसमें ये सब गुरुज एंड जो न्यूसेंस नेक्सस चल रहा है, किसी जवाब के उदाहरण में आपने बताना हो तो उपयोगी है। क्यों उपयोगी? क्योंकि अब ये जुर्म अपराध साबित हो चुका है। कुछ और भी हैं बाबा लोग जो जेल में आए हैं, लेकिन अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है, तो फिर उनका नाम आप लें और वो प्रोफेसर या इंटरव्यू पैनल में जो बैठा है वही उसका वक्त हो, तो खुल के बोल नहीं सकते हम। लेकिन ये तो अब इसको तो जेल हो गई, तो खुल के बोल सकते हैं आप। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, उसे तोड़फोड़ हो रही है, तो उसके विरोध में आसाम में भी अब तोड़फोड़ चल रही है। ये मुद्दा अब चलते जाएगा कुछ दिन, कुछ जब स्टेबलाइज हो जाए फिर हम देखेंगे क्या है। पेज 6 पर ये सब इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े कुछ कॉलम्स आए हैं आज। तो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी परिषद भारत बना रहा है ताकि व्हाट टू डू इन अफ़गानिस्तान ऐसी सोच विचार हो सके। पेज 7 पे चले, राजा मोहन की कॉलम है मिडल ईस्टर्न क्वाड। क्वाड समूह आप जानते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए ने मिलकर वो बनाया। पहले तो एजेंडा कुछ मिलिट्री वाला था, लेकिन बाद में इकोनॉमी और ट्रेड पे ज़्यादा फोकस है। ऐसा यूपीएससी अभी 1-2 साल की मेंस एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है। अब ऐसा इधर भी कुछ होगा ऐसा लगता है, क्योंकि भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की साझा बैठक होने वाली है। जॉइंट मीटिंग ऑफ दिस फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। अब ये सब बड़े परिप्रेक्ष्य में हमको देखने की ज़रूरत है। 2020 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, वहाँ पर कि इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में रिश्ते सामान्य हो। ये यूएई वगैरह देश इजराइल को देश माने और उसके साथ डिप्लोमेटिक एम्बेसी खोले, रिश्ते बनाए। वो सब चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि तालिबान और अफ़गानिस्तान में से तो अमेरिका हट गया क्योंकि उसको अपना पैसा बचाना था, सोल्जर बचाने थे। लेकिन मिडल ईस्ट में संपूर्ण रूप से वो हटेगा नहीं, क्योंकि उसको क्रूड ऑयल की लालच है। लेकिन स्वाभाविक है, वहाँ मिडल ईस्ट में अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम करने के लिए वो चाहता है कि दूसरे अपने मित्र राष्ट्र भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी और जिम्मेदारी ले लें। तो भारत के लिए अच्छा मौका है, कैसे अपने आर्थिक और सामरिक रिश्ते और बेहतर कर सकता है, इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद मिडल ईस्टर्न नेशंस। और ये इसलिए भी करना है, वरना तुर्की जो बहुत हवा में उड़ रहा है कुछ दिनों से, उसको भी लिमिट करना है। वो हवा में क्यों उड़ रहा है और उससे भारत को क्या तकलीफ है, वो भी हम आगे पढ़ चुके हैं, पुरानी वाली एक्सेल फाइल देख लेना। फिर आगे बढ़े तो कोयले के बारे में अलग अलग समाचार हैं। कोल शॉर्टेज जो 1-2 दिन पहले भी हमने देखा था, कोयले की भारत में किल्लत हो रही है और बाहर से हम आयात कर रहे हैं, बहुत महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में तकलीफ होगी। इसमें कुछ और नए कॉलम और हमारे पास और नए मुद्दे आते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। कोयले की अपने पास आरक्षित भंडार तो विपुल मात्रा में, तो खोद के निकालते क्यों नहीं भाई? उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। बारिश हो रही है तो भी आप माइनिंग कंटिन्यू कर सके, ऐसी मशीनरी और सब रिसर्च करना होगा आपने। लेकिन सरकारी कंपनी कोल इंडिया, उसके पास ये सब टेक्नोलॉजी मशीन अच्छे हैं नहीं। कारण उसको मुनाफा तो होता है, लेकिन मुनाफे का ज़्यादातर पैसा वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, और उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार को क्योंकि अपनी फिजल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा काबू में रखना है, तो इन सब सरकारी कंपनियों पर दबाव बना दिया ओएनजीसी, कोल इंडिया, तुमको जो प्रॉफिट हो रहा है उससे नया टेक्नोलॉजी मशीन बुलडोजर मत खरीदो, सारा पैसा हमको दे दो डिविडेंड के रूप में। एज अ रिजल्ट आवर माइनिंग कैपेसिटी इज़ नॉट डेवलप्ड। तो घरेलू उत्पादन अपना है नहीं सफिशिएंट, विदेश से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब वहाँ पर चाइना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से इंपोर्ट का पर प्रॉब्लम क्या है? उधर भी एनवायरनमेंट लॉबी तेज़ हो रही है, और वो सब देश में भी सरकार और कोर्ट उनकी
कोल माइनिंग कंपनी को बोलती है तुम ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से कोल माइनिंग करो, यानी उसने और ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़े जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, और ऐसा कोल हम इंपोर्ट करें तो हमारे ऊपर भी बोझ बढ़ता है। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। ऐसी एक और नई हमको न्यूज़ मिलती है, कोल माइनिंग इज़ नेसेसरी इविल। वो तो हम आगे भी पढ़ चुके थे कि प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज ने ऑब्जर्व किया कि हम लोग कोल माइनिंग बंद नहीं कर सकते, अदरवाइज जॉब लॉस होगा, और ये सोलर विंड एनर्जी 24/7 होती नहीं, सो वी हैव टू कंटिन्यू कोल माइनिंग। अब पता ये चला कि ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रेटा थनबर्ग है जिसका नाम है अंजलि शर्मा, उसने वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की। क्या PIL फाइल की कि ऑस्ट्रेलिया में कोल खनन पर प्रतिबंध लगे, लेकिन अदालत ने मंजूर नहीं किया क्योंकि वहाँ पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन रिक्वायर्स कोल माइनिंग। तो कोयला खनन को ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट ने संपूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं किया, लेकिन सरकार को कहा है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए आप पर्यावरण का ख्याल रखो वगैरह। तो दिस इज ऑल्सो सीन इन इंडिया ऑल्सो। आगे का मुद्दा है चीन का GDP गिर रहा है। उसका एक कारण कल सुबह ही हमने पढ़ लिया था। रियल एस्टेट कंपनी थी एवरग्रांड, वो उसकी सब क्राइसिस और रियल एस्टेट सेक्टर में क्राइसिस, जिसके चलते बैक एंड में स्टील सीमेंट इंडस्ट्री में क्राइसिस होगी वगैरह। दूसरा कारण है, याद करो, अलीबाबा वो ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे कि चाइनीज़ से अभी के पास कुछ समझ नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, तो फिर उसका IPO बंद करवाया था वगैरह। पिछले साल मेरे ख्याल से हम पढ़ चुके हैं। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसी सब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों पर ज़रा ज़्यादा सख्ती दिखा रही है। इवन पेड कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रही है। तो सोचो उस हिसाब से जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता होगा वो पहले से अभी कम आएगा, सो देन इट विल अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उधर यंग पॉपुलेशन भी कम हो रही है, और या तो नए यंगस्टर्स या तो शादी नहीं करते, बच्चे नहीं पैदा करते, या मैक्सिमम एक बच्चा पैदा करते हैं, तो वर्कर शॉर्टेज है। और जो बूढ़े वर्कर हैं वो ज़्यादा सैलरी मांगेंगे, तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो वो इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया की तरफ अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हैं। और एक भी कारण है, चीन की इच्छा है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ ट्रेड डील कर ले कि जहाँ पर हम टैक्स कम लगाएंगे, आप हमारे एक्सपोर्ट पे कम टैक्स लगाओ वगैरह। लेकिन आप जानते हैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन में ये सब एनवायरनमेंट लॉबी स्ट्रांग हो रही है। तो शोबाजी के लिए अभी शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोकल मैन्युफैक्चरिंग, कोल माइनिंग कंपनी, एनर्जी कंपनी पर पॉल्यूशन के नियम सख्त कर रहे हैं, जिसके चलते उसका प्रोडक्शन या तो कम हो जाएगा या फिर कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि आपने ये वाली क्लीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी। तो अमेरिका यूरोप के साथ व्यापारिक समझौते के लिए चीन सरकार जो पर्यावरण के नियमों को सख्त कर रही है, उससे भी स्थानिक उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र को असर। तो अपने को ये सब किधर होता है, इट क्रिएट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। सोचो कैसे, अपॉर्चुनिटी ऐसे कि वो सब कंपनियां प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करें तो हमारे लिए अच्छी बात है। चैलेंजेस कैसे, अब क्योंकि वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में जो क्राइसिस है उसके चलते शेयर बाजार गिरता है, तो भारत में भी शेयर बाजार गिरने लगता है, क्योंकि वो फॉरेन इन्वेस्टर ने पूरे एशिया में जो पैसा लगाया होगा वो सारे रियल एस्टेट कंपनियों का पैसा शेयर्स बेच के वो भागना शुरू करते हैं, जिससे करेंसी एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी, अस्थिरता पैदा होती है। और तीसरा कि अगर चीन ऐसी शोबाजी करे, वी आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंट्री, और अमेरिका यूरोप के साथ सारे ट्रेड डील उसके हो जाए और भारत के ट्रेड डील ना हो पाए, तो चीन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत का वहाँ पर जो शेयर है टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ये जो भी, वो सब में असर हो सकती। सो अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। आगे बढ़े पेज 9 पर, तो इंडिया इजराइल FTA, लेकिन वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पहले कंक्लूड होने लो फिर हम समझेंगे। फिर पेज 10 पर एक्सप्लेन सीरीज, लेकिन कुछ दिल बाग बाग हो जाए ऐसा मुझे ज़ोरदार दिखा नहीं। अक्टूबर में ज़्यादा बारिश क्यों होती है और क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो साल 2100 में सारे बर्फ़ पिघल जाएगी और पोलर बियर्स, ध्रुवीय भालू विलुप्त हो जाएंगे, दे विल गेट एक्सटिंक्ट। पेज 11 पर एकता टाइगर, जेम्स बॉन्ड टाइप की सब चीज़ें चल रही हैं। रशिया नाटो स्पाई मिशन हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं करंट अफेयर्स का गोल्डन रूल नंबर 5 क्या है, एकता टाइगर एंड जेम्स बॉन्ड न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं मेंस पेपर 4 एथिक्स। उसमें आप जानते हैं रोल ऑफ पेरेंट, सोसाइटी वगैरह माल है। हाँ, तो इसमें नया जानने लायक क्या है, अगर कोई बच्चे, किशोर, नाबालिग वो अपराधी बने, बदतमीज़ी करे, स्कूल में बुलिंग करे, दूसरे बच्चों को परेशान करें, तो कहीं ना कहीं वो क्या दिखाता है, उसके माँ बाप ने ठीक से परवरिश नहीं की है, संस्कार सिंचन नहीं किया है। तो चीन की पार्लियामेंट ऐसा कानून बना रही है कि अगर बच्चे अभद्र व्यवहार करें, बदतमीजी करें या कोई क्राइम करें, तो उसके पेरेंट को भी सज़ा या जुर्माना हो सके। इससे पहले भी
चीन सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन रोकने के लिए कि मैक्सिमम कितने घंटे तक बच्चा ऑनलाइन गेम खेल सके, ऐसे सब नियम बनाए और इंटरनेट कंपनियों पर भी ऐसे कुछ नियम हैं। सेकेंडली, ब्राइंड वर्शिप ऑफ इंटरनेट सेलिब्रिटी, ये टिकटॉक टाइप के कुछ स्टार जो झाड़ू जैसी हेयर स्टाइल रखें और उसको देख के बच्चे भी झाड़ू जैसी हेयर स्टाइल रखें, वो सबको रोकने के लिए भी वो कुछ नियम बना रहा है। उसी तरह की मतलब पेट्रियोटिज़म और माचोइज़म प्रमोट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से चीन या साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे भी नियम कि वो पॉप आर्टिस्ट के नाम पर जो होमोसेक्सुअलिटी टाइप का जो रंगीन बताया जाता है वो सब ग्लोरिफिकेशन बंद हो वगैरह, अलग अलग नियम बन रहे हैं। सो रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग द पेरेंट्स, वो सब में सोचने लिखने के मुद्दे। उसके बाद कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के समाचार। तो फेसबुक मेटावर्स बना रहा है, मतलब मेटावर्स ऐसी ऑनलाइन दुनिया होगी जहाँ पर आर्टिफिशियल माफ़ कीजिए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की मदद से आप सब देख सकें। कंप्यूटर जनरल नॉलेज में M1 Pro और M1 Max क्या है? ये नए कंप्यूटर CPU चिप है जो एप्पल कंपनी के सब मैकबुक कंप्यूटर में होंगे। माइक्रोसॉफ्ट भी सोच रहा है कि हमारे सरफेस कंप्यूटर में हम ऐसे खुद की कंपनी के बनाए चिप्स इस्तेमाल करें। तो ये सब में बड़ा चित्र क्या है? कंपटीशन, तो उससे इनोवेशन बढ़ता है। और काफ़ी समय से एक प्रकार से डिओपोली चल रही है, इंटेल और AMD दोनों ही कंप्यूटर चिप बनाए, तो अब ये नए खिलाड़ी भी अपने कंप्यूटर चिप्स बनाएंगे एंड इट विल क्रिएट सम इनोवेशन, कंपटीशन वगैरह वगैरह। माल सस्ता हो जाएगा ऐसी तो खैर अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि वो प्राइस पावर बढ़ाते जाएंगे, प्राइस तो कम करते नहीं। एनीवेज, सो दैट इज़ द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।